हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम बाउंस बैक सीरीज में आपके लिए लेकर आ गई हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या उनकी एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम सारा आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन पूरे जोश के साथ। राइट, ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम डीएनए मैनिपुलेशन करते हैं। अब डीएनए मैनिपुलेशन मतलब क्या है? जो भी हमें डिजायर्ड जीन चाहिए होता है, हम डीएनए में कुछ डिलीशन और एडिशन कर देते हैं और अपना डिजायर्ड अपना जीन ले लेते हैं, वेक्टर के साथ उसको ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट में, जैसे भी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। अब आप पूछेंगे कौन से डिजायर्ड प्रोडक्ट? जैसे कि आपको प्लांट चाहिए जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो, हम डिफरेंट केमिकल का यूज करते हैं, वो प्लांट के लिए काफी अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे होते हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं कि जैसे गोल्डन राइस का एग्जांपल दिया हुआ है इस चैप्टर में कि हम यील्ड इंक्रीज करना चाहते हैं, विटामिन ए हम किसी प्लांट में डालना चाहते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, क्या क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में सारा आज बात करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। द यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। वही बात मैंने जो आपको बताई कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं किस लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। किस तरीके से हम डिफरेंट प्लांट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या पर्टिकुलर जीन वहां पे इंसर्ट करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जिससे आपकी यील्ड भी ज्यादा हो, आपका प्रोडक्ट भी बहुत सारी क्वांटिटी में कम टाइम में आप उसको डेवलप कर पाए। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन साइंटिस्ट ने यूज करी। जैसे कि वेरियस एप्लीकेशन हो जाएंगी इसकी थेराप्यूटिक्स में, डायग्नोसिस में, प्रोसेस फूड में, वेस्ट मैनेजमेंट में और एनर्जी प्रोडक्शन में और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। कैसे इंसुलिन को साइंटिस्ट ने डेवलप किया डिफरेंट सिचुएशन में, तो वो सारा हम पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले हमें देखना है एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में। जैसे कि फर्टिलाइजर्स फार्मर्स यूज कर रहे थे, पर फर्टिलाइजर से भी आपका क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा सॉइल में पॉल्यूशन हो जाता है। जब केमिकल्स हम यूज तो कर लेते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, लेकिन जब आपका रेनी सीजन आता है तो वही केमिकल सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, उस वजह से क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन भी हो जाता है। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए फर्टिलाइजर्स को। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज भी हम बायोटेक्नोलॉजी के यूज से भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। Biotechnology has different application in agriculture. It can be used in agrochemicals, organic agriculture, genetically engineered crop-based agriculture. इसके बारे में हमने बात ही करी। अगर हम एग्रोकेमिकल का यूज कर रहे हैं तो वो आपकी सॉइल को पोल्यूट कर सकता है, इसलिए आप क्या करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएं और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को लें। टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड। Genetically modified organisms can be obtained by alternation in their genetic material। वही मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके जेनेटिक मटेरियल चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, उसमें कुछ अल्टरेशन कर रहे हैं। अब अल्टरेशन का मतलब क्या हो जाता है? चाहे तो हम डिलीशन कर रहे हैं वहां से किसी जीन का, चाहे एडिशन कर रहे हैं जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है या जीन है। अगर ये सब कर रहे हैं उस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकेंगे। लिखा भी हुआ है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अल्टरनेशन इन देयर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
इनको ही बना के हम क्या करते हैं, यील्ड इंक्रीज कर देंगे आइदर प्लांट की। जैसे हमें विटामिन ए रिच प्लांट्स चाहिए जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो, गोल्डन राइस की बात करें अगर, ये एक एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर में ये एग्जांपल दिया हुआ है। या फिर आपको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन, तो यहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे प्लांट को इस तरीके से कि उस प्लांट में हम वो जीन डालेंगे जो हमें डिजायर्ड है। जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट अगर हमें प्लांट चाहिए तो उसमें हमें पेस्ट रेजिस्टेंट जीन डालना होगा पहले, ताकि अगर कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट को खा रहा है तो वो किल हो जाए। इसका एग्जांपल अभी मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो इस तरीके से हमारा प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाएगा, राइट। आगे देख लेते हैं। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बीटी कॉटन। अगर आप पढ़ेंगे अपना ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी से, सबसे पहला एप्लीकेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है बीटी कॉटन का। अब ये बीटी कॉटन क्या है समझ लेते हैं। बैसिलस थोरेंजिएंसिस द बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन, ये आपका बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन, जिसके पास इंसेक्टिडियल एक्टिविटी है। तो द जीन दैट जो जीन एनकोड करता है, जो कोड करता है बीटी टॉक्सिन के लिए, वो आइसोलेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे प्लांट में और प्रोवाइड इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड कर देंगे। कुल मिला के जो सारी चीजें मैंने बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि हमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है ताकि हमारे प्लांट को कोई भी पेस्ट ना खाए, हमें ऐसा प्लांट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जीन देखेंगे। तो बैक्टीरिया का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, गिव मी अ मिनट। तो जैसे बैक्टीरिया है हमारा बैसिलस थुरिंजिएंसिस, उससे हम आइसोलेट करेंगे जीन या फिर प्रोटीन जो कि इंसेक्टिडियल एक्टिविटी शो करता है। बीटी टॉक्सिन हम आइसोलेट करेंगे और इसको जो बीटी टॉक्सिन है आपका जो जीन कोड होता है वो होता है क्राई, तो CRY, तो वो आइसोलेट करेंगे यहाँ से बैक्टीरिया से, प्लांट में डालेंगे। तो प्लांट में डालेंगे देन आपके पास इंसेक्टिडियल प्रॉपर्टी जो थी, इंसेक्ट से हम रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर पाएंगे प्लांट को। तो इस तरीके से हमने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। बैक्टीरिया से हमने अपना डिजायर्ड जीन निकाला जो हमें चाहिए था, देन उसको हमने इंसर्ट करा दिया अपने प्लांट में ताकि हमारे पास क्या हो पाए, हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप हो पाए, राइट। अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ crops that are resistant to abiotic stresses, application of genetically modified organism। अब जो हम genetically modified organism बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम पेस्ट रेजिस्टेंट ही प्लांट बनाए, बहुत सारी उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस है, हम बना सकते हैं कि रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या है, जैसे कि बहुत ज्यादा हीट पड़ जाना, कोल्ड हो जाना, ये सारे जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हैं इनको भी हम अगर इग्नोर करना चाहें वो भी कर सकते हैं अगर हम अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स बना देंगे, राइट। और क्या क्या हो सकता है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की हमने बात कर ली। सबसे पहला था कि एबायोटिक स्ट्रेस से हम अगर रेजिस्टेंट कराना चाहे, एक एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की हो गई, एक हो गई पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। हैव टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे फ्लेवर सेवर का भी एग्जांपल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, यानी कि टोमेटो की वैरायटी। टोमेटो अगर बहुत ज्यादा पक जाए, जैसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट करने में अगर बहुत ज्यादा पक गए, पहली कहीं पे पहुंचने से पहले बहुत ज्यादा पक गए आपके टोमेटो, तो फिर वहां पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा जीन डेवलप किया जाता है ताकि उनमें एक सर्टेन टाइम पीरियड तक हम उनको ज्यादा राइपन होने से बचा सके, राइट। तो इस तरीके से भी रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होते हैं। देन मिनरल्स कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एफिशिएंटली, फूड विद एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए मैंने बताई दिया आपको, विटामिन ए एनरिच्ड आपका गोल्डन राइस बेस्ट एग्जांपल है। आपसे एमसीक्यू में इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा कि
जैसे आपको एग्जांपल दे दिया फ्लेवर सेवर का दे दिया, या फिर गोल्डन राइस का दे दिया, बीटी कॉटन का दे दिया, एक एग्जांपल डिफरेंट दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या क्या है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनकरेक्ट मैच आप सेलेक्ट करो, तो ये सारी चीजें याद रखें, राइट। देन आगे चलते हैं। आगे क्या है, बीटी कॉटन के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से बैसिलस थुरिंजेंसिस जो ये बैक्टीरियम है किस तरीके से आपके प्लांट्स में आपको पेस्ट रेजिस्टेंट दे पा रहा है, किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद भी हमारे कुछ और एग्जांपल भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। अब जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, ये प्रोड्यूस करता है सर्टेन प्रोटीन जो किल करते हैं इंसेक्ट को, सच एज लेपिडोप्टेरन्स, कोलेप्टोरन्स एंड आपका डिप्टेरन्स। तो ये भी एग्जांपल में पूछ लिया जाएगा कि जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है वो कौन से ऐसे प्रोटीन जो अपने प्रोटीन से किन किन इंसेक्ट को किल करता है, लेपिडोप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। तो ये तीन जो आपके इंसेक्ट्स की चीजें बताई हुई हैं, ये भी याद रखो, एमसीक्यू में ये जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे स्टार मार्क कर लो इस चीज को, क्या क्या है, लेपिडोप्टेरन्स, आपका कोलेप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। दे प्रोड्यूस इंसेक्टिडियल प्रोटीन व्हिच व्हेन एंटरिंग इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट विल बिकम एक्टिव। अब जो ये बीटी टॉक्सिन की मैंने आपसे बात करी, ये एज इनएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होता है बैसिलस में। अब आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि मैम अगर ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बैसिलस यानी कि जो बैक्टीरियम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस उसको क्यों नहीं किल कर रहे? तो उसको इसलिए किल नहीं कर रहे माय डियर स्टूडेंट क्योंकि एज अ प्रोटॉक्सिन वो प्रेजेंट होता है आपके बैसिलस थुरिंजिएंसिस में। जब वो इंसेक्ट की बॉडी में आ जाता है तो उसको एक एल्कलाइन पीएच मिल जाता है और वो एक्टिव हो जाता है और किल कर देता है आपके इंसेक्ट को। इंसेक्ट की मिडगट की जो वॉल्स होता है उससे अटैच हो जाता है ये बीटी टॉक्सिन, वहां पे होल्स क्रिएट कर देता है, तो इस वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप बैसिलस थुरिंजिएंसिस से एक आप टॉक्सिन ले रहे हैं तो वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल कर रहा, वो इसलिए किल नहीं कर रहा क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके बैक्टीरिया में, लेकिन जब वो आपके इंसेक्ट की बॉडी में जाता है उसको वहां पे अल्कलाइन पीएच मिल जाता है। अल्कलाइन पीएच मिलने की वजह से वो एक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट की जो मिडगट है उसकी एपिथेलियम से अटैच हो जाता है और उसको आपके इंसेक्ट को किल कर देता है। तो अब समझ में आई आपको ये वाली बात। देन दे प्रोड्यूस इंसेक्टिडियल प्रोटीन व्हेन एंटरिंग इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट विल बिकम एक्टिव, वही बात मैंने आपको बताई। This toxin then binds to the midgut causing the cells to swell, eventually death of insect। वही बात बताई कि मिडगट ऑफ एपिथेलियम से बाइंड कर जाएगा, इसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी, किसकी, इंसेक्ट की, राइट। Then BT genes isolated inserted into the cotton plant, such cotton known as BT cotton। तो BT cotton बोला जाता है क्योंकि कॉटन प्लांट्स में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, राइट। देन द जीन्स दैट कोड्स फॉर इंसेक्टिडियल प्रोटीन, मैंने बताया था क्राई CRY, क्राई 1AC एंड इन और भी बहुत सारे आपके जीन्स होते हैं। देखो ये कॉटन बॉल है, यहाँ पे दिखाया गया है कि डिस्ट्रॉयड बाय बोलवर्म्स एंड फुल्ली मैच्योर, ये आपकी फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल है और ये आपकी डिस्ट्रॉय करी हुई है किसने, बॉल वॉर्म्स ने। समझ में आया आपको? अब ये एक तो एप्लीकेशन हमने देख ली बीटी कॉटन में। दूसरा यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला जो ये आपका चैप्टर है इसमें 4-5 आपकी एप्लीकेशन डिटेल में बताई गई है। सबसे पहले हमने पढ़ ली बीटी कॉटन की, अब हम आ जाते हैं आपकी टोबैको प्लांट्स में किस तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स किस तरीके से हम बना रहे हैं, गिव मी अ मिनट। देखो वेरियस पेस्ट अफेक्ट द प्लांट्स व्हिच कॉज लॉस एज वेल एज डिक्रीज इन द यील्ड ऑफ प्लांट। अब यील्ड के ऊपर बात आ जाते हैं। जो मलाइडोगाइन इनकोगिनेशिया है ये आपका एक निमेटोड है। ये क्या करता है, जो टोबैको प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स को इन्फेक्ट करता है, तो उससे टोबैको की जो वो होती है यील्ड के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, तो यील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि किस तरीके से हम इस मेलाइडोगाइन इनकोग्नेशिया को
हम कैसे रोकें, क्या हम कौन सी टेक्निक लेकर आए कि जिस वजह से अपनी जो यील्ड है टोबैको की वो आपकी उसको हम बचा सके। तो यहाँ पे आ जाता है आपका आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। अब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या है, यानी कि आरएनए का इंटरफेरेंस करा दें। मान लो कि ये जो मेलाइडोगाइन इनकोगनीशिया है, इसका सर्टेन जीन या प्रोटीन कुछ तो ऐसा इसके पास पार्ट होगा जिसकी हेल्प से ये पूरे जो हमारी रूट है टोबैको की उसको खत्म कर रहा है। तो अगर उस जीन को ही हम प्रोड्यूस ना होने दें, अगर उस जीन को ही रोक दे, आरएनए का इंटरफेरेंस करा दे इस तरीके से कि वो प्रोटीन ही ना बन पाए, देन आपका काम हो जाएगा। आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर लिया यहाँ पे कि आपने अपनी जो यील्ड है वो आपकी जो कम हो रही थी उसको बचा लिया। आगे देखते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है टेक्नोलॉजी। जो निमेटोड है मेलाइडोगाइन इनकोगनीशिया इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट, जो कि कॉज कर देता है डिक्रीज इन यील्ड ऑफ द प्लांट्स। टू प्रिवेंट दिस, देखो वही बताया मैंने, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। याद रखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। This method involves silencing a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule. This inhibits translation of mRNA. अब क्या मतलब हुआ, मान लो कि कोई पर्टिकुलर जीन है या प्रोटीन है जिसकी हेल्प से मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट इन्फेक्ट कर रहा है, आपका जो बैक्टीरिया है ये, सॉरी निमेटोड है, बैक्टीरिया तो बीटी क्वार्टर में था, निमेटोड है ये इन्फेक्ट कर रहा है आपके किसको, आपके टोबैको प्लांट को, राइट। तो अगर जो प्रोटीन बन रहा है उसको ही हम रोक दे, कैसे रोकें, आरएनए इंटरफेरेंस से रोक दे। यानी कि देखो अभी इसको बना के दिखा देती हूँ। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर आपका डीएनए है, राइट, ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, राइट। देन आपके यहाँ पे राइबोजाइम बाइंड करते हैं तो आपका प्रोटीन बन जाता है, राइट। ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया आपका आरएनए, राइट। यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करते हैं तो आपका प्रोटीन बन जाता है, इधर बन गया आपका प्रोटीन, राइट। अगर आपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, गिव मी अ मिनट, यहाँ पे अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लाके आरएनए के साथ बाइंड कर दिया जो कि आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो आपके राइबोसोम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बाइंड नहीं करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो भी आपका निमेटोड था मेलाइडोगाइन इनकोगनीशिया, अगर हमने ऐसा करा दिया कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा दिया तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा अपना। कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम आरएनए स्ट्रैंड ले आए तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा उसका, तो वो आपके प्लांट को, जो भी है आपका टोबैको प्लांट, उसको इन्फेक्ट नहीं करवा पाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, राइट। आगे चलते हैं। तो यही चीज इसी लाइन को समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया था कि टू प्रिवेंट दिस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। यानी कि हमने क्या किया, हमने साइलेंसिंग करा दी स्पेसिफिक एमआरएनए की ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए मॉलिक्यूल। वही मैंने बताया कि साइलेंसिंग करा दी हमने उस एमआरएनए की जो, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम ले आए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसकी वजह से इनहिबिट हो गया आपका क्या, ट्रांसलेशन ऑफ दैट एमआरएनए, जिसकी वजह से कोई प्रोटीन नहीं बन पाया और जो आपका मेलाइडोगाइन इनकोगनीशिया है वो इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा आपके टोबैको प्लांट्स को, राइट। ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे निमेटोड ने किस तरीके से हार्म किया हुआ है। होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड RNA triggers protection against the nematode infestation, roots of typical control plant and the transgenic plant roots 5 days after deliberate infection of nematode protected through novel mechanism। यहाँ पे देखो रूट इंटैक्ट है, इधर पे इन्फेक्ट कर रखा है किसने, आपके निमेटोड, जिसका उसका नाम भी पूछ लिया जाएगा, याद रखें मेलाइडोगाइन इनकोगनीशिया, राइट। समझ में आया। देन बात करते हैं मेडिसिन में अभी तक हमने पढ़ लिया बीटी कॉटन, हमने पढ़ लिया टोबैको में मेलाइडोगाइन इनकोगनीशिया। ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे
मेडिसिन में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, राइट, वो देखेंगे अभी। तो किस तरीके से मेडिसिन में ये यूज हो रहा है। तो हिम्यूलिन, इंसुलिन, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, राइट। तो पहले क्या होता था, इनिशियल डेज में ये होता था कि जैसे कि डायबिटीज है, अगर इंसुलिन अच्छे से बॉडी में नहीं बन रहा है तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन देने होते हैं। तो ये इंसुलिन इनिशियल डेज में कहाँ से ले रहे थे जो आपके डॉक्टर्स या साइंटिस्ट, ये ले रहे थे कैटल से या डिफरेंट एनिमल्स, पिग से ले रहे थे। तो ये वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कि एलर्जी हो जा रही थी आपके ह्यूमंस में, क्योंकि आप अगर इंसुलिन कैटल से लेंगे या फिर आप कहाँ से ले रहे हैं, पिग से ले रहे हैं, तो डिफरेंट एनिमल्स से आ रहा है वो आपकी बॉडी में, तो आपकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाएगी, वो उसको एज अ फॉरेन समझेगी, राइट, फॉरेन समझेगी। तो ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी कि एलर्जी हो रही है या इम्यूनिटी आपकी एक्टिव हो जा रही है। तो इस वजह से इन सारी चीजों को रोकने से बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया, कैसे ह्यूम्यूलिन बनाया, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, जिसको हम ह्यूम्यूलिन बोलते हैं। इसके बारे में ही मैं आपको बता रही थी, राइट। In the treatment of large number of diabetic patient, Humulin helps a lot. यानी कि जो Humulin बनाया with the help of biotechnology, वो आपके जो पेशेंट हैं, पेशेंट है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियली यूज किया गया, जो भी एलर्जीज थी। देन हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो Humulin बनाया, वो एलर्जीज अभी नहीं हो रही थी। तो किस तरीके से ये बनाया वो देख लेते हैं। अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटेड एनिमल्स सच एज कैटल्स एंड पिग्स। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इनिशियली हम कैटल्स और अपने पिग्स से हम ये ले रहे थे इंसुलिन, उसकी वजह से बहुत सारी एलर्जीज क्रिएट हो रही थी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, राइट। सच इंसुलिन हैज चांस टू कॉज एलर्जीज इन ह्यूमंस। The most important issue with the production of insulin is the formation of mature and assembled insulin. तो सबसे ज्यादा जो एक चैलेंज आया आपके साइंटिस्ट के पास कि इंसुलिन को असेंबल करना, उसका स्ट्रक्चर से समझाऊंगी मैं आपको कि क्या चैलेंज था आपके साइंटिस्ट के पास, और एक मैच्योर इंसुलिन बनाना, मैच्योर इंसुलिन और असेंबल्ड इंसुलिन बनाना उनके लिए चैलेंज था। क्यों था, इस डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। गिव मी अ मिनट, मैं एक बारी पानी पी लेती हूँ। गिव मी अ मिनट। इतने आप ये डायग्राम देखिए। चलो, हम इंसुलिन के बारे में पढ़ रहे थे। इंसुलिन का सबसे ज्यादा चैलेंज क्या था आपके साइंटिस्ट के लिए, वो ये देखना चाहते थे कि कैसे वो मैच्योर इंसुलिन बनाए, कैसे वो असेंबल करें। तो ये असेंबल मैच्योर इंसुलिन बनाना, इसका जो भी है आपको कॉन्सेप्ट इस डायग्राम से समझ में आएगा। अब आप देखें कि ये एक प्रॉपर मैच्योर इंसुलिन नहीं है, ये प्रो इंसुलिन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सी चेन है, ग्रे वाली, ब्लू वाली ए चेन है, बी हमारी है ये आपकी बी है आपकी ये ग्रीन चेन। तो ए पेप्टाइड ये हो गई, बी पेप्टाइड ये हो गई और ये हो गई सी पेप्टाइड। यहां से समझ में आया ये प्रो इंसुलिन है। जब ये प्रो इंसुलिन होता है और मैच्योर्ड इंसुलिन नहीं होता है, सारी जो चेन्स होती हैं ए बी सी एक साथ बाइंड रहती हैं। बट जो आपके जो साइंटिस्ट थे उनके लिए चैलेंज ये था कि किस तरीके से वो मैच्योर इंसुलिन बनाए, जिसमें से उनको सी जो पेप्टाइड होती है उसको रिमूव करना होता है, किस तरीके से पर्टिकुलर ए स्ट्रैंड बनाए या वो बी स्ट्रैंड बनाए, ये सब चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे। तो क्या हुआ, किस तरीके से बनाया, वो समझेंगे हम इस पूरे अभी कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड पाई जाएंगी और यहाँ पे इंटर सल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे बिटवीन ए एंड बी, एंड इंट्रा आपको ए चेन में भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इस स्ट्रक्चर से पूछा जा सकता है
यानी कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है एमसीक्यू में कि जब हम इंसुलिन मैच्योर्ड बना रहे हैं क्या उसमें सी पेप्टाइड पाई जाती है या फिर कौन कौन सी पेप्टाइड पाई जाती है। आपके मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड पाई जाती है, सी पेप्टाइड या सी स्ट्रैंड नहीं पाया जाता है। और जो आपकी जो ए स्ट्रैंड होता है उसमें इंट्रासल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, राइट। और सल्फाइड बॉन्ड सिस्टीन रेसिड्यू की हेल्प से बनते हैं। और आपके जो ए एंड बी स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में इंटरसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें याद रखो क्योंकि ये भी एमसीक्यू में एज असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। अभी इसको समझ लेते हैं। तो ये सारी बातें समझी आपने कि एलर्जी हो रही थी अगर हम पिग से ले रहे थे या फिर हम पिग से हो गया या आपकी कैटल से अगर हम इंसुलिन ले रहे थे तो एलर्जी क्रिएट हो रही थी। फिर क्या हुआ, आपकी एक एली लिली कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी, जिसने क्या किया, उन्होंने नॉर्मली एक ए स्ट्रैंड बनाया यानी कि इंसुलिन में एक बी स्ट्रैंड बनाया, देन उनको सल्फाइड लिंकेज से उन्होंने क्लब कर दिया, उससे उन्होंने मैच्योर इंसुलिन बनाया। तो यही सारी बातें थी जो साइंटिस्ट को जो प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने सेपरेटली ए चेन बनाई, बी चेन बनाई, देन उनको क्लब कर दिया यानी कि उनको कंबाइन कर दिया, उससे उन्होंने मैच्योर इंसुलिन बना लिया। तो ये जो प्रॉब्लम थी आपकी कि जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम थी कैटल से आपके पिग्स से एलर्जी जो हो रही थी इंसुलिन लेने से, अब ये वाली एलर्जी आपकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, राइट। समझ में आया आपको। देन बात करते हैं जीन थेरेपी क्या है। अब जीन थेरेपी क्या है, अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं, बीटी कॉटन पढ़ लिया, हमने टबैको में मलाइडोगाइन इनकोग्नीशिया का जो पेस्ट रेजिस्टेंट था वो समझ लिया, देन हमने थर्ड क्या समझा अपना, अभी हमने मेडिसिन में देखा कि ह्यूमुलिन कैसे बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं जीन थेरेपी की कि जीन थेरेपी क्या है। अब जीन थेरेपी का मतलब है कि कोई भी डिफेक्टिव जीन आपकी बॉडी में है, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं जीन थेरेपी यानी कि एडीए डेफिशिएंसी। ये आपकी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में देखी गई थी, एडीए डेफिशिएंसी, एडेनोसाइन डीएमाइनेज, यानी कि ये जो एंजाइम होता है ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें ही कुछ भी अल्टरेशन हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवली वर्क नहीं करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो जो ये डिफेक्टिव जीन है इसको हम आइदर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से, हम बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प से इसको क्योर कर सकते हैं, आइदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, बट इट इज अ टीडियस प्रोसेस। सारे प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से हम जीन थेरेपी की यूज से एक डिफेक्टिव जीन को बॉडी से हटा सकते हैं, राइट। तो देखते हैं, तो जीन थेरेपी के बारे में बात कर लेते हैं। टू करेक्ट हेरिडिटरी डिजीज, याद रखें हेरिडिटरी डिजीज के लिए यूज होती है जीन थेरेपी इज यूज। द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट्स इज नोन एज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, अ नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इनटू एन इंडिविजुअल और इन एन एम्ब्रियो टू रिप्लेस द एब्नॉर्मल जीन। तो अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जीन थेरेपी में हम यूज कर रहे होते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। मान लो कि एडीए यानी कि एडिनोसाइन डीएमाइनेज जो एंजाइम है ये आपका अल्टर्ड है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो एक हमारा क्या मेथड हो सकता है कि हम जो ये अल्टर्ड एंजाइम है इसको रिप्लेस कर दें और अपना डिफेक्टिव जीन हटा दें आपकी पेशेंट की बॉडी में से और वहां पे नॉर्मल जीन डाल लें। तो ये वाला है, बट ये वाली चीजें आपकी एम्ब्रियोनिक लेवल पे ही एफिशिएंटली वर्क कर रही होती हैं, वरना आपको बार बार एंजाइम डालना होगा बॉडी में तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा, राइट। देन द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज given in the 1994 year old girl for adenosine deaminase deficiency। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल में ये डेफिशिएंसी देखी गई। 1990 में एडिनोसिन डीएमाइनेज जो एंजाइम था उसकी डेफिशिएंसी उसमें देखी गई, राइट। द डेफिशिएंसी डिजीज वाज ट्रीटेड अर्लियर थ्रू द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बोथ स्ट्रेटजीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, राइट। तो कंप्लीटली क्यूरेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे आप एंजाइम को
बार बार आप इंसर्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये एक टीडियस टास्क है। अगर आप एम्ब्रियोनिक लेवल पे ये चीजें करेंगे तो आप क्योर कर सकते हैं, ताकि जो इम्यूनिटी डिसरप्ट हुई थी पर्टिकुलर आपकी, तो वो इम्यूनिटी आप प्रॉपरली डेवलप करें। इसलिए बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं एम्ब्रियोनिक लेवल पे। अगर कुछ हेरिडिटरी डिजीज है एम्ब्रियो में तो तभी डॉक्टर डायग्नोस कर लेते हैं, आइदर वो एडीए डेफिशिएंसी हो या किसी भी जीन की, एंजाइम की, तो वो एम्ब्रियोनिक लेवल पे क्योर हो जाते हैं। चाहे एंजाइम को रिप्लेस करके, आपको डिफेक्टिव एंजाइम को रिप्लेस करके नॉर्मल एंजाइम डालना हो, तो इस तरीके की चीजें आपकी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कितनी बेनिफिशियल हो रही हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने अब तक कहाँ पे देख लिया? हमने देख लिया बीटी कॉटन बनाने के लिए, हमने देख लिया मलाइडोगाइन इनकोग्निशिया से हमें अगर पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाना हो, उसकी यील्ड बढ़ानी हो, या जो डिक्रीज यील्ड है उसको रोकना हो, तो वो सब देखा हमने। देन हमने ह्यूमुलिन बना लिया, मेडिसिन, जो मेडिसिन में ह्यूमुलिन, इंसुलिन किस तरीके से बना, राइट, ताकि एलर्जी क्योर कर सके। डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल से हम ले रहे थे। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देख लिया जीन थेरेपी कि किस तरीके से एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक डिफेक्टिव जीन को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से हटा पा रहे हैं और उसमें नॉर्मल जीन डाल पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात? देन बात कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। गिव मी अ मिनट, एक मिनट। हम अभी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इट हेल्प्स इन द डिजीज डायग्नोसिस बाय वेरियस टेक्निक्स सच एज ELISA, PCR, DNA टेक्नोलॉजी। अब जो आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करना है, जैसे अभी कोरोना आया था, वहां पे आपने RT-PCR सुना था कि RT-PCR करा लो, RT-PCR करा लो। तो PCR का यूज, ELISA का यूज, या फिर आपका रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कर सकते हैं, डिफरेंट डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। तो PCR, सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या रोल है आपके मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में? मान लो कि आपको पर्टिकुलर DNA सेगमेंट मिला, तो उसकी क्वांटिटी कम है, अगर हमें एम्पलीफाई करनी है अपने DNA सेगमेंट की क्वांटिटी, तो वो हम PCR का यूज करते हैं, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। सबसे पहले हम डीनेचर कर देते हैं, तो डीनेचर हो जाते हैं आपके DNA स्ट्रैंड, देन एलिनिंग होती है, वहां पे प्राइमर आके बाइंड कर जाते हैं, देन इलोंगेशन हो जाता है। ये डिटेल्ड में आपको समझाया हुआ है मैंने आपकी NCERT सिंप्लीफाइड सीरीज में, राइट। तो यहाँ पे अभी हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द टेक्निक टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक DNA सेगमेंट। दिस टेक्निक हेल्प्स इन डिटेक्टिंग HIV इन एड्स पेशेंट। तो आप एक कुछ सेगमेंट है आपके पास वायरस का, HIV का, तो उससे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे। अगर हमने PCR से एम्पलीफाई कर दिया कोई भी सेगमेंट है, चाहे वो RNA का हो, DNA का हो, एम्पलीफाई हो गए बहुत सारे सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ PCR विच इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेप्स लाइक आपका डीनेचुरेशन, एनीलिंग, इलोंगेशन। तो क्या होगा, क्या बहुत सारे आपके जो सेगमेंट्स जब एम्पलीफाई होके PCR से आ जाएंगे, तो क्या आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे? आप बिल्कुल कर पाएंगे। आपने PCR से एम्पलीफाई कर लिया, मान लीजिए कि आपने आइसोलेट कर लिया पर्टिकुलर DNA सेगमेंट, जेल पे रन किया, सेपरेट कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, देन PCR के बेसिस पे हमने एम्पलीफाई कर दिया अपने DNA सेगमेंट्स को, देन हम अभी तो डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर आपका जीन सेगमेंट है, प्रोटीन सेगमेंट है। जीन सेगमेंट पे बात करेंगे कि कहाँ पे आपकी गड़बड़ है। तो वही चीज है कि द PCR is the technique to amplify specific DNA segment. This technique helps in detecting the HIV in AIDS patient. यहाँ पे सिर्फ आपको एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, आपको मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, क्योंकि एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि कौन कौन सी ऐसी आपकी टेक्निक्स हैं जो आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हेल्प हो रही है। सबसे पहले मैंने आपको बता दी PCR, देन हम ELISA पे जाएंगे,
देन हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अब आज आप पीसीआर के बारे में समझ गए, देन एलाइसा के बारे में आते हैं। एलाइसा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ये वर्क करता है आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस पे। मान लीजिए कि आपको एंटीबॉडी या एंटीजन डिटेक्ट करना है किसी की भी बॉडी में, तो हम एलाइसा का यूज कर रहे होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस टू डिटेक्ट डिफरेंट डिजीजेस। तो अगर आपको एंटीजन आपको डिटेक्ट करना है तो हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो एंटीबॉडी कोटेड होगा, और अगर आपको एंटीबॉडी आपको डिटेक्ट करनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो आप एंटीजन कोटेड वेल यूज करेंगे। जब वहां पे कलरेशन आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो हम यूज करते हैं, अगर कलर्ड प्रोडक्ट हमें मिला तो हम कह देंगे कि डिजीज है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। पूरा एप्लीकेशन पे बात करिए, हायर क्लासेस में आप इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे कि एलाइसा कैसे परफॉर्म होती है, पीसीआर कैसे परफॉर्म होती है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आपके हायर क्लासेस में, राइट। एनसीईआरटी बेस में आपको समझा रही हूँ। देन डीएनए आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तो आप समझ ही गए हैं कि किस तरीके से हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ये तीनों चीजें याद रख लेना। पीसीआर यूज हो रहा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से यूज हो रहा है आपका, और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल पे आ जाते हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, हम क्यों बना रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्या नीड क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। सबसे पहले ट्रांसजेनिक का मतलब समझो। ट्रांसजेनिक मतलब कि हमने डीएनए में मैनिपुलेशन कर दिया, डीएनए में आइदर डिलीशन कर दिया और एडिशन कर दिया पर्टिकुलर डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए का जो हम चाहते हैं, ताकि हम डिजायर्ड प्रॉपर्टी अपने प्लांट में चाहे एनिमल में हम वो ले सकें। जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गए, एबायोटिक स्ट्रेस से हमें बचना है, वो प्रॉपर्टी वो वाले हमने जीन्स डाल दिए। ऑल्सो क्या देखा हमने, टोबैको प्लांट में जैसे यील्ड हमें डिक्रीज हो रही थी उसको रोकना था। ऑल्सो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हमें बढ़ानी हो, राइट। गोल्डन राइस का एग्जांपल दिया मैंने आपको। इसी तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसके लिए हमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की यूज होती है। The animals that have their DNA manipulation are known as transgenic animals. For example, rats, rabbits, pigs, sheep, etc. These animals helps to understand how genes are regulated and how they help in development of animals. So animals help to these animals help to understand how the genes are regulated and how they help in development of animals. It helps to study how genes are responsible for the development of various diseases. They can be used to manufacture useful chemicals. They can be used for testing of drugs and vaccines. अब ये सारी चीजों का मतलब क्या हुआ, अगर आपको पर्टिकुलर जीन का फंक्शन किसी की भी बॉडी में पता करना है, आप उसे नॉकआउट कर दो। नॉकआउट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जीन है, मान लीजिए कि किसी भी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर जीन इंसुलिन की फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपने अगर इंसुलिन वाले जीन को आपने नॉकआउट कर दिया, निकाल दिया बॉडी से, तो डायबिटिक हो जाएगा पेशेंट। तो इसी तरीके से हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज इन्हीं डिजीज के लिए, डिजीज की स्टडी के लिए करते हैं, वैक्सीन्स के प्रोडक्शन के लिए इन एनिमल्स का यूज होता है, राइट। समझ में आया। तो हम देख पाते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से कि कौन सा जीन आपका बॉडी के डेवलपमेंट में किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, कैसे वैक्सीन डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनका यूज हम इसीलिए करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली यूज होता है आपका माइस, राइट। समझ में आया। तो माइस को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के लिए। आगे देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ antibiotics. So plants are used for the development of antibiotics to be used for humans as well as for animals also. It helps in production of antibiotics, vaccines, artificial hormones for the hormones therapies. तो जैसे हम एनिमल्स का यूज करते हैं वैसे ही हम प्लांट्स का भी यूज कर रहे होते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स से हम एंटीबायोटिक्स कैसे बना सकते हैं वो भी हम यूज कर रहे होते हैं। देन
एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज क्या हैं? जैसे कि एथिकल इश्यूज बहुत सारे देखे गए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, वो चोरी कर रही थी डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोडक्ट्स की। जैसे कि हमारा जो इंडिया है वहां पे बासमती राइस की बहुत सारी सेवरल वेराइटीज हैं, बट अमेरिका क्या कर रहा था, वो जो बासमती राइस का जो जीन था उस पे उसने पेटेंट करा लिया था। बाद में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, फिर इंडिया ने वापस ले लिया, क्योंकि ये हमारा राइस है, बासमती राइस की डिफरेंट वेराइटीज यहाँ पे मिलती हैं, इस तरीके से कोई चोरी नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे एथिकल इश्यूज देखे गए, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बनाई गई, जैसे कि GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी या अप्रेजल कमेटी। तो ये सब क्या है, ये सब एथिकल इश्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, राइट। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय मैन इज सिमिलर टू द मैन प्लेइंग गॉड. It is a tool bearing great power and therefore gets an immense responsibility. The genetic modification of any organism cannot always be completely predictable. It may cause problems in the organism. The impact of introduction of GMO into ecosystem, it is not completely known. It could have unpredictable results. समझते हैं इसको सारा, कि जैसे कि मैंने आपको बताया GEAC और बायोपायरेसी, इसमें मोटा मोटा हमें समझना है कि एथिकल इश्यूज में बहुत सारी चीजें देखी गई थी। जैसे कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्री थी, मैंने आपको बताया वो लोग रिच बहुत हैं, लेकिन वहां पे बायोडाइवर्सिटी इतनी नहीं है, इसलिए वो जो इम्पोर्टेंट जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि बासमती राइस की डिफरेंट वेराइटीज इंडिया में पाई जाती हैं, उसको उन्होंने जीन को पेटेंट कराने की कोशिश की गई थी। बाद में इंडिया से काफी डिस्प्यूट रहे, इंडिया के पास राइट्स आ गए, पेटेंट्स आ गए बासमती राइस के। ऐसे ही नीम, जो नीम है, नीम को हम मेडिसिनल कितने ज्यादा यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, तो वो भी नीम के साथ भी यही हो रहा था, नीम हो गया, बासमती राइस हो गया। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए कि ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी अच्छी है और डेवलप्ड कंट्री ऐसे रिच हैं, तो वो इस तरीके से चीजें कर रही थी। इन सभी चीजों को रोकने के लिए बनाई गई GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि क्या थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल या अप्रेजल कमेटी इज सेट अप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ओवरसी ऑल डिसीजन रिगार्डिंग GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ GMO, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक यूज। यानी कि जो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं उसमें जो भी चीजें होनी है, किस तरीके से कैसे रिसर्च होनी है, वो सारी चीजें इस कमेटी में आ जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा ये देखा गया कि गलत तरीके से तो कोई नहीं मार रहा है एनिमल्स को अपनी रिसर्च के लिए, राइट। रिसर्च के लिए मतलब जैसे कि रिसर्च के लिए आपको डिफरेंट आपके एनिमल्स पे काम करना होता है, माइस पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे, तो गलत तरीके से तो नहीं मार रहे हैं हम माइस को, यानी कि गलत तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं कर रहे हैं कि जहां पे यूज नहीं भी है वहां पे भी एनिमल्स को मार रहे हैं। तो ये कमेटी ये सारी चीजें देखती थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इज द कमेटी सेट अप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ओवरसी ऑल डिसीजन रिगार्डिंग GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ GM फॉर पब्लिक यूज। यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं उनको हम सही तरीके से उनका एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं, उन्हें बेफालतू में तो नहीं मार रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए या अपने सेल्फिशनेस के लिए। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये सारी चीजें देखती थी कि GM रिसर्च यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनकी रिसर्च, उनकी सेफ्टी अच्छे से तो हम कर पा रहे हैं, अगर कोई ये नहीं कर रहा था तो उसको फिर इस चीज के लिए पनिश किया जा रहा था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से क्वेश्चन आ सकता है। बायोपायरेसी के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी के लिए और उनकी रिसर्च अच्छे से हम कर सके इसलिए बनाई गई। बायोपायरेसी समझ में आ गया आपको कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे डेवलपिंग कंट्रीज के उनको पेटेंट करा रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि एक तरीके से चोरी मानी गई, क्योंकि चोरी है ये कि उनका नहीं था प्रोडक्ट और वो उसे अपना बना रहे थे और कोई परमिशन भी नहीं ले रहे थे, तो ये एक तरीके से चोरी हुई, तो बायोपायरेसी कहलाई। The use of bioresources is found in any country by commercial and multinational companies and other organizations without obtaining appropriate authorization. ना ही authorization लिया, ना ही permission लिया from the country and their people concerned, without
विदाउट मेकिंग अ कंपेंसेटरी पेमेंट, ये कहलाएगी बायोपायरेसी। एक तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, राइट, कोई परमिशन नहीं ली है, ना ही कुछ ऑथराइजेशन लिया है, और इस तरीके से किसी भी जीन को अपना बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाई, बायोपायरेसी। ये हो जाता है आपका एथिकल इश्यूज कंप्लीट। आपको बायोपायरेसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अप्रूवल, अप्रेजल कमेटी यहाँ पे पढ़ना था, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी जो भी मैंने समझाई। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन छोटा सा चैप्टर है, इसमें हमने 4-5 तो एप्लीकेशन पढ़ ली, देन इथिकल इश्यूज पढ़ा, बीटी कॉटन पढ़ लिया हमने टबैको प्लांट्स का देख लिया, हमने हिमोलिन के बारे में देख लिया, हमने फ्लेवर सेवर टमाटो के बारे में भी पढ़ा था। इनिशियली हमने देखा था कि क्या क्या आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, राइट। देन आपका हमने अभी एंड में क्या देखा, एथिकल इश्यूज देखा, जिसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी देखी, जिसमें वो ये देख रहे थे कि जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो सेफली उन पे वर्क किया जा रहा है और उनके साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, जो कि हम ट्रांसजेनिक या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं उनको हम सेफ्टी से उनको जीएम रिसर्च में यूज कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इस पे ध्यान दे रही थी। ऑल्सो लास्ट में हमने देख लिया कि बायोपायरेसी क्या है, कि किस तरीके से चोरी हो रही थी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डेवलपिंग कंट्रीज की, उसके लिए भी फिर डिफरेंट चीजें करी गई, राइट। तो ये सारी चीजें हमने समझी। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर आपको सारा समझ में आएगा, कोई आया होगा, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में डाल सकते हैं, राइट। आपके लिए अनअकैडमी बहुत सारे ऑफर्स लाता रहता है, यहाँ पे 55% ऑफ चल रहा है नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे, राइट। यहाँ पे क्रैक करें आप 2026-2027 अपना नीट, और उसके साथ साथ आपको लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है, आप मेरा कोड लगा सकते हैं दीप20, आप ये कोड लगाएंगे तो यहाँ से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। आप मेरा कोड लगा सकते हैं दीप20, तो दीप20 कोड लगा के भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं आपके लिए नीट यूजी के लिए, राइट। इसमें 450+ लाइव लेक्चर्स, लाइव भी रहेंगे, रिकॉर्डेड भी रहेंगे, 14+ टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। इतने अमाउंट पे आप एनरोल कर सकते हैं, कोड मैंने बता ही दिया है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं दीप20, ये कोड आप यूज कर सकते हैं, राइट। टेस्ट सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, फिनिक्स टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पार्ट वाइज डिफरेंट क्या कराए जाएंगे, आपको टेस्ट कराए जाएंगे, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको इतने अमाउंट पे। अगर आप ये टेस्ट लेते हैं, इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो नीट का एग्जाम है वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप पता लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उस तैयारी को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आपके 68K+ लर्नर्स इस पे एनरोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। होप पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हैं रिगार्डिंग जो भी आपके एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, या आप और आगे क्या चाहते हैं, किस तरीके से लेक्चर चाहते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, राइट। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।